क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए नाइफ ऑफ मास स्मॉल एम इज एट हाइट एक्स फ्रॉम ए लार्ज वुडन ब्लॉक. द नाइफ इज अलाउड टू फॉल फ्रीली. Strike the block and comes to rest after penetrating the block by. आगे कह रहे हैं हमसे work done by the wooden block to stop the knife is. समझ लेंगे क्वेश्चन को. ये हमारे पास कोई भी एक वुडन ब्लॉक है और यहां पर कोई भी एक नाइफ है जिसका मास m है और ये नाइफ यहां से x हाइट पर है वुडन ब्लॉक से. वुडन ब्लॉक से ये x हाइट पर है. नाइफ को फ्रीली गिरने दिया जाता है और जब नाइफ यहां पहुंचता है तो इस वुडन ब्लॉक के अंदर भी एक तरीके से y डिस्टेंस पेनिट्रेट कर जाता है. हमसे बोला जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में वुडन ब्लॉक कितना वर्क कर रहा है. बच्चों वुडन ब्लॉक कितना वर्क कर रहा है इसका मतलब यही है कि वुडन ब्लॉक जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा नाइफ एज के लिए. क्यों? क्योंकि नाइफ एज जब यहां पेनिट्रेट किया उसके बाद इसकी वेलोसिटी बाय डिस्टेंस बाद 0 हो गई. इसका मतलब यही तो हुआ कि यहां से यहां तक जो इसने वेलोसिटी एक्वायर की यहां से यहां तक उस वेलोसिटी को ये वुडन ब्लॉक के अंदर बाय डिस्टेंस चलने के बाद लूज कर जा रहा है. जब वेलोसिटी लूज हो रही है तो ऑब्वियसली वुडन ब्लॉक एक रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा. इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वुडन ब्लॉक वर्क कर रहा है उसका मतलब यही हुआ कि वर्क डन बाय रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुडन ब्लॉक. आसान सा क्वेश्चन है. वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं. आप जान रहे हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 है और हम देख रहे हैं यहां से यहां तक जो फोर्स अवेलेबल है वो है ग्रेविटी. यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स और यहां से यहां तक यानी यहां से यहां तक केवल रेसिस्टेंस फोर्स. इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है वो आप जानते हैं. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो हियर टू फोर्सेस आर अवेलेबल. One is gravitational force, another is resistance force offered by the wooden block. तो gravitational force का जो displacement है वो नीचे की तरफ और कितना x plus y और gravity यानी mg वो भी नीचे की तरफ, दोनों पैरेलल यानी थीटा 0 यानी वर्क डन पॉजिटिव. तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो आ जाएगा mg और x plus y प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टेंस और ऑब्वियसली ये टोटल वर्क डन हो गया और ये किसके इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है क्योंकि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 वेलोसिटी 0 होने का और यहाँ इसने अपनी वेलोसिटी 0 कर ली तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई. तो आप देख रहे हैं जो वर्क डन आ गया रेसिस्टेंस फोर्स यानी ब्लॉक जो वर्क डन कर रहा है वो WR इज इक्वल टू माइनस का mg और x प्लस y. तो आप देख रहे हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑप्शन 3 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं बच्चों. 39 क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं. कहा जा रहा है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट into length in the ratio 1 ratio 2 ratio 3. उसके बाद कह रहे हैं then they are connected in series और जो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K डैश से दिखाया जा रहा है और फिर उनको एक बार उन्हीं 3 पार्ट्स को एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है. तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आया वो K डबल डैश से दिखाया गया. तो K डैश और K डबल डैश का रेशियो इन्होंने पूछा है. मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है. ठीक है. इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. बच्चों जब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उनका लेंथ दे रखा है. पहले पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट. पहले पार्ट का लेंथ है पहले पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट का लेंथ 1:2:3 में। तो अगर हम पहले इसका लेंथ L मान लें
तो ऑब्वियसली इसका 2L और इसका 3L, इसका मीन्स ये हुआ टोटल स्प्रिंग का लेंथ 6L रहा होगा, यानी आप कहिए टोटल लेंथ रही होगी 325 + 1 यानी 6L। और आप जानते हैं स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग की लेंथ दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। मतलब ये हुआ, अगर मैं ओरिजिनल स्प्रिंग की बात करूं तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई 6L इजिकल टू कांस्टेंट। इसको फिर वही केस मैं इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा, तो मैं एक रिलेशन बना के लिख सकता हूं। क्या आप लिखेंगे K मल्टीप्लाइड बाई 6L इजिकल टू, इसके लिए आएगा, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम पहले पार्ट का K1 से दिखा रहे हैं, K1L, इसका आएगा बच्चों K2 2L और इसका आएगा K3 3L। वही किया है हमने, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इस ओरिजिनल के लिए। ये लिखा है पहले पार्ट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई इसका अपना लेंथ, दूसरे के लिए K2 मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ यानी 2L, थर्ड के लिए K3 मल्टीप्लाइड बाई 3L। इस रिलेशन की हेल्प से हम K1 K2 K3 K के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, हम ये दिस और दिस इक्वल कर ले तो K1 हमको मिलेगा 6K, और अगर हम ये पार्ट यानी K2 2L इजिकल टू K इंटू 6L के कर दे तो हमें K2 मिलेगा 3L, और अगर हम था ये K3 मल्टीप्लाइड बाई 3L इजिकल टू K इंटू 6L कर दे तो हमें मिलेगा K3 2L। कहने एक मिनट में गलत लिख गया बच्चों, ये K2 आएगा 3K और K3 आएगा 2K, क्योंकि L से L तो कैंसिल हो रहे हैं। कहने का एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल किया तो K1 आ जाएगा हमारे पास 6K, L से L कैंसिल। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल किए तो L से L कैंसिल और K2 आएगा 3K फर्स्ट पार्ट, और ये लास्ट फोर्थ पार्ट को इक्वल किए तो K3 आ जाएगा 2K। यानी जो डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास आए इनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमको मिल गया बच्चों। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आया 6K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आया 3K और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आया 2K। अब ध्यान दीजिए, जब एक बार इन तीनों स्प्रिंग पार्ट्स को सीरीज में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट कहा जा रहा है K डैश। तो सीरीज में हम जानते हैं 1 अपॉन K डैश, 1 अपॉन K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, यानी 1 अपॉन 6K प्लस 1 अपॉन 3K प्लस 1 अपॉन 2K। तो ये आएगा हमारे पास एलसीएम आ गया 6K, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आया 6 अपॉन 6K, यानी K डैश आ गया हमारे पास K। और एक बार जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट बोल रखा है K डबल डैश। तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो रिलेशन होता है K डबल डैश इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी K1 है 6K, ये K2 3K और ये 2K, तो 6 3 9 और 2 11, यानी 11K। हमसे पूछा गया K डैश अपॉन K डबल डैश, तो ये K डैश है K और K डबल डैश है 11K, K कैंसिल, यानी K डबल डैश सॉरी K डैश और K डबल डैश का रेशो आ गया 1:11। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 1:11। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40,
40 क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। बोला जा रहा है टू आइडेंटिकल वॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड। ए एंड बी, ए का वेलोसिटी दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड और बी का माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों वॉल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है बच्चों दोनों के मासेस इक्वल हैं और ये वन डायमेंशन में हेड ऑन परफेक्टली इलेक्ट्रिकली कोलाइड करते हैं। तो कहा जा रहा है द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन। और बेटी जब दो इक्वल पार्टिकल यानी दो आइडेंटिकल पार्टिकल परफेक्टली इलेक्ट्रिकली कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी जस्ट इंटरचेंज हो जाती है। यानी B का वेलोसिटी हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड और A का वेलोसिटी हो जाएगा माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछने में इन्होंने हमसे पूछा है वेलोसिटीज ऑफ B एंड A रेस्पेक्टिवली, तो B का है 0.5, A का है 0.3, यानी आंसर होना चाहिए 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस का 0.3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। ये ध्यान देंगे बच्चों, कभी कभी जल्दी में एग्जाम हॉल में यही गलतियां होती हैं। पूछा है उन्होंने वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए रेस्पेक्टिवली और आप गलती से इसको समझ गए कि पहले, क्योंकि ऊपर जो न्यूमेरिकल जहां से आपने पढ़ना शुरू किया वहां पहले ए दिया है बाद में बी दिया है, तो ये ध्यान देना है कि कहीं गलती ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्वेश्चन में कह रहे हैं a wall is thrown vertically down from a height of 20 meter with an initial velocity v naught। क्वेश्चन नंबर 41, बॉल को 20 मीटर की हाइट से v नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है। h दे रखा है 20 मीटर। आगे कह रहे हैं it collides with the ground and loses 50% of its energy and rebound to the same height। क्वेश्चन में कुल मिला के ये दिया गया है 20 मीटर की हाइट से एक बॉडी को वर्टिकली डाउन बी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया, इसे थ्रो किया गया। इसका मतलब ये हुआ यहां पर इसके पास जब ये नीचे चलना अपना मोशन शुरू करती है तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इस वेलोसिटी के कारण प्लस इस हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होगा। मतलब ये हुआ, इसे मैं O कह दूं, इसे A कह दूं। एट A पॉइंट पर जब बॉडी ने नीचे की तरफ मोशन शुरू किया तो टोटल एनर्जी होगी 1/2 mv0 प्लस आपके पास mgh। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जब ये बॉडी इतने एनर्जी के साथ नीचे आना शुरू करेगी तो जब ये अर्थ सरफेस को हिट करेगी तो ये सब की सब एनर्जी अर्थ सरफेस को हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और जब ये अर्थ सरफेस को हिट कर गई तो कहा जा रहा है हिट करने के बाद इतने का 50% बॉडी ने लूज कर, इतने का 50% यानी इस टोटल एनर्जी का 50% बॉडी ने लूज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 50% लूज कर दिया तो 50% उसके बाद एनर्जी रहेगी, यानी इतने का 50% हम कहेंगे एक तरीके से आफ्टर कोलिजन विद द अर्थ, जस्ट आफ्टर कोलिजन विद द अर्थ द बॉडी विल राइज अप, यानी ऊपर की तरफ जो उठेगी इसका 50% एनर्जी के साथ, इसका 50% एनर्जी का मतलब इसका 1/2, तो आप कहेंगे 1/2 यानी 1/2 mv0 प्लस mgh। और आगे कह रहे हैं जब इतनी एनर्जी के साथ ये ऊपर उठा तो
तो ऑब्वियसली ये एनर्जी उस समय काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगी, और फिर जब ये ऊपर उठा तो धीरे धीरे करके यहीं तक पहुंच पाया, ओरिजिनल हाइट तक, यानी ओरिजिनल हाइट तक पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मीन्स यही तो हुआ कि ये सब का सब एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये सब का सब एनर्जी जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ इसके पास अब केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh होगा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। तो फिर ये जब ये वापस यही पहुंचा तो इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होनी चाहिए, यानी इस एनर्जी को mgh के इक्वल कर दें। तो आप देख रहे हैं ये 2 इधर ले आइए तो आपको मिलेगा 1/2 m/v0² प्लस का mgh इक्वल टू 2 mgh। mgh इधर ले आए, इधर 2 mgh है तो आपको मिलेगा 1/2 m/v0² इक्वल टू, ये इधर ले आए तो ये आ गया mgh, m से m कैंसिल और v0² आ गया 2gh, g10 मान लीजिए और h आपको 20 दे रखा है तो ऑब्वियसली v0 आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। इन्होंने हमसे v0 ही पूछा है और v0 आया 20 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I plus j न्यूटन acts on a particle of mass 2 kg has the particle is displaced from position 2I plus k meter to position 4I plus 3j minus k meter. Work done by this force. सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट फोर्स इन्होंने हमें दिया है 3I plus j 3I plus j और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 4I plus 3j minus k, 4I plus 3j minus k और माइनस का इनिशियल पोजीशन जो है 2I plus k, 2I plus k, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है 4I यानी 2I प्लस का 3j माइनस का k यानी माइनस का 2k। ऑब्वियसली वर्क डन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं ये 6 j का 3 k नहीं है यानी 9 जूल। ऑप्शन 9 जूल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं 43 में कहा जा रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, यानी आपको ये दिया गया है बच्चों डेल्टा m अपॉन डेल्टा t 15 kg पर सेकेंड और h दिया गया 60 मीटर। आगे कह रहा है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स 10%, यानी 10% लॉस है तो जो बाकी का रह गया वो 90%। आगे कह रहे हैं हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं U इक्वल टू होता है एक तरीके से mgh और हम कह सकते हैं डेल्टा U अपॉन डेल्टा t, वास्तव में यही पावर हो गया, ये डेल्टा m अपॉन डेल्टा t और gh, और जो वास्तव में टोटल एनर्जी है उसका 90% ही पावर जनरेशन में काम आ रहा है, यानी इसका 90%, तो ये कहेंगे आप दिस वन, तो ये पावर हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी आपको दिया है 15, जी 10 मान लीजिए, एच 60 दिया गया है और ये आ गया आपके पास 9/10, तो ये आपको मिला
15 मल्टीप्लाइड बाई 54, ये आया आपके पास 8100 वाट, 8100 वाट यानी 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहां लिख देते हैं ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 44 क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग की हेल्प से दो ब्लॉक्स, जैसे कि सामने फिगर में दिखाए गए हैं, हैंग करा दिए गए हैं। ये एक मासलेस स्ट्रिंग है और ये 3 kg मास का कोई ब्लॉक है। फिर ये एक स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है और ये एक दूसरा मास जो 2 kg का है। इनिशियली देखने से लग ही रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में यानी 3 kg प्लस 2 kg के कारण होगा यानी 5g हो जाएगा। मतलब ये हुआ इनिशियली, अगर मैं इसके लिए इनिशियल तो यहां पर टेंशन हो जाएगा, ये दिखाया गया है कैपिटल T हम दिखा रहे हैं और इस पर जो फोर्स लग रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम, इस पर दूसरा इसका अपना वेट 3g और ऑब्वियसली ये स्प्रिंग जो होगा वो एक्सटेंशन में होगा और आप जानते हैं बच्चों जब स्प्रिंग एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है तो वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये वो मैं इस तरीके से दिखा दूं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, अलग से समझा रहा हूं कुछ, और ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में है, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा और इस ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो वही समझाया जा रहा है, स्प्रिंग यानी इस ब्लॉक से स्प्रिंग इधर की तरफ है, तो मैंने ये M1 मान लिया, ये M2 मान लिया, तो यहां ये समझाया जा रहा है कि जब भी स्प्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्टेड है और स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग इस ब्लॉक से इधर की तरफ है, यानी इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा स्प्रिंग फोर्स, और इस पर लगने वाला भी स्प्रिंग फोर्स उतना ही लेकिन इधर की तरफ होगा। तो वही समझाया जा रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में होगा, मान ले एक्सटेंशन x है तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा kx और ऑब्वियसली उस kx की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ, यानी ये kx। फिर हम इस 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 2 kg मास ये है हमारे पास, ये 3 kg था और ये 2 kg। स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा यानी kx और इसका अपना वेट यानी 2g नीचे की तरफ। बोथ द ब्लॉक्स यानी कंप्लीट सिस्टम इनिशियल इंजीनियरिंग इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियसली ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, अपोजिट तो है ही, यानी kx की वैल्यू आ जाएगा 2g। वैसे ही अगर इसके लिए देखें तो t इक्वल टू हो जाना चाहिए 3g प्लस का kx, यानी t आना चाहिए 3g प्लस का kx और kx की जगह आप 2g लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं t आ जाएगा 5g। अब ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग को कट कर दिया गया। बच्चों जब स्प्रिंग को कट किया गया तो टेंशन 0 होगा। जब जैसे ही हमने
इस स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन बिकम्स जीरो, टेंशन जीरो हो गया। यानी अब इस ब्लॉक पर उस इनिशियल मोमेंट पर, कौन सा इनिशियल मोमेंट, जिस मोमेंट पर स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है, न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग को ए से दिखाया गया, जब न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग को ए, जो स्ट्रिंग ए है तो कट कर दिया गया, इसका मीन्स ये हुआ टी जीरो। लेकिन 3g और kx जीरो नहीं है, यानी उस समय ये 3g और kx हमने देखा 2g है, यानी 3g और kx फोर्सेस से नीचे की तरफ आएगा। यानी अब हम कह लें ये 3 kg ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे, कितना, आपका 3g प्लस kx हमारे पास भाई 2g यानी 5g नीचे की तरफ फोर्स लगेगा रिजल्टेंट, और 5g को अगर हम एम ए के इक्वल कर दें यानी एम ए इक्वल टू 5g, तो m है आपके पास 3 किलोग्राम, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5g अपॉन 3 यानी 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखते हैं। जब 2 kg ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। हालांकि इसके फ्री बॉडी डायग्राम यही रहेगा क्योंकि इस पर तो पहले भी यही दो फोर्स लग रहे थे, अब भी ये दो फोर्स लगेंगे, तो चलिए बना ही लेते हैं। तो kx और kx आप जान रहे हैं 2g के इक्वल है और इसका अपना वेट 2g, यानी जिस मोमेंट पर आपने इसको कट किया स्ट्रिंग को, उस मोमेंट पर इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 2g ऊपर की तरफ 2g नीचे की तरफ, यानी फोर्स आ गया रिजल्टेंट जीरो, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। यानी हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए, इस देखते हैं इन्होंने किस तरीके से पूछा है। कह रहे हैं, इनका कहना है देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक का मतलब है एक तरीके से, अपर ब्लॉक है 3 kg का एक्सेलरेशन आया 50 अपॉन 3 यानी, और इसका आया जीरो, मतलब ये हुआ ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो यहां लिख देता हूं मैं ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 45 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। कहा जा रहा है इन दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का, उस एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकालना। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फोर्स ही लगाया गया है 2 mg, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ये टेंशन की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पर भी टेंशन जो होगा वो इसी 2 mg के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा एक तरीके से ma1 इक्वल टू 2 mg माइनस का mg, यानी a1 आ जाएगा g के इक्वल। और इसके लिए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a2 मान लें, दोनों का डिफरेंस यानी m अपॉन दोनों का सम यानी 3m g, तो आंसर आ गया इसका g/3। ऑब्वियसली इसका और इसका डिफरेंस आ गया g माइनस g/3, यानी डिफरेंस आ गया g माइनस g/3 यानी 2g/3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन।